नमस्कार दोस्तों, आज है 10 नवंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स तो बॉडी मास इंडेक्स की गणना किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर की जाती है। इसके लिए व्यक्ति के वजन को किलोग्राम में और ऊंचाई को मीटर में के वर्ग से विभाजित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कि वजन को डिवाइड करते हैं हम ऊंचाई के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य BMI 18.5 से 24.9 के बीच रहता है। यदि BMI 25 या अधिक हो तो इसे अधिक वजन के रूप में और यह 30 या उससे अधिक हो तो मोटापे के रूप में जाना जाता है। भारत में 19 वर्षीय लड़कों का BMI 20.1 है। भारतीय लड़कियों के लिए भी औसत BMI लड़कों के समान 20.1 है। भारत में 19 वर्षीय लड़कों की ऊंचाई 166.5 सेंटीमीटर है, वहीं यह लड़कियों के लिए 155.2 सेंटीमीटर है। भारत में औसत BMI जहां कुक आइलैंड्स 29.6 की तुलना में बहुत कम है, वहीं यह इथोपिया 19.2 से कुछ ही अधिक है। भारत में कम BMI के कारण क्या हो सकते हैं? भारत में कम BMI के क्या कारण हो सकते हैं? तो भारत जैसे विकासशील देशों में पोषण संबंधी दोहरा बोझ देखने को मिलता है, अर्थात यहाँ एक तरफ अति पोषण की स्थिति पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर कुपोषण की समस्या भी देखने को मिलती है। भारत में विकसित देशों की तुलना में मोटापे या अधिक वजन की समस्या कम देखने को मिलती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि एपिजेनेटिक बिना गुणसूत्रों में परिवर्तन के अनुवंशिकी में बदलाव, डाइटरी इंटेक में बदलाव, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मानसिकता, पैतृक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, व्यवसाय, आय का स्तर आदि। दूरसंचार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 11 अप्रैल 1989 को दूरसंचार आयोग की स्थापना की गई थी। भारत सरकार ने दूरसंचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सहित दूरसंचार आयोग की स्थापना 11 अप्रैल 1989 की अधिसूचना द्वारा की गई थी। आयोग एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य जो कि दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव हैं और 4 अंशकालिक सदस्य जो कि संबंधित विभागों में भारत सरकार के सचिव से मिलकर बना है। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कितने अंक प्राप्त हुए? तो भारत ने 0.352 स्कोर के साथ बहुत खराब प्रदर्शन किया है। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक ग्लोबल टाइम सीरीज डेटा सेट 1900 से वर्ष 2019 तक के एक भाग के रूप में यह ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी, अर्लांगेन, नार्नबर्ग, स्कॉलर्स एट रिस्क और वी डैम इंस्टीट्यूट भी इस कार्य में निकट सहयोगी रहे हैं। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक क्या होता है? तो शैक्षणिक स्वतंत्रता का मतलब है कि संकाय के सदस्यों और छात्रों द्वारा आधिकारिक हस्तक्षेप या प्रतिशोध के डर के बिना बौद्धिक विचार व्यक्त किए जाते हैं। यह सूचकांक दुनिया भर में शैक्षणिक स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करता है और साथ ही शैक्षणिक स्वतंत्रता में की गई कमी की समझ को बढ़ाता है। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक का मूल्यांकन 8 घटकों के आधार पर किया जाता है: शोध और शिक्षा की स्वतंत्रता, अकादमिक विनिमय और प्रसार की स्वतंत्रता, संस्थागत स्वायत्तता, परिसर अखंडता, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शैक्षणिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा, शैक्षणिक स्वतंत्रता के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबद्धता, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते, विश्वविद्यालयों का अस्तित्व। सूचकांक में 0 से 1 के बीच स्कोर दिया गया है और एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बताता है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी बैंक, चाहे SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS, किसी भी बैंक के लिए अगर करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक AFI में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो 0.971 के स्कोर के साथ उरुग्वे और पुर्तगाल शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक AFI में शीर्ष पर है। इसके बाद लातविया और जर्मनी है। सूचकांक में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित 35 देशों के डेटा की रिपोर्ट नहीं थी। सूचकांक पर भारत का प्रदर्शन 0.352 के स्कोर के साथ भारत, सऊदी अरब 0.278 और लीबिया 0.238 के निकट है। पिछले 5 वर्षों में भारत के AFI स्कोर में 0.1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। मलेशिया 0.582, पाकिस्तान 0.554, ब्राजील 0.466, सोमालिया 0.36 और यूक्रेन 0.422 जैसे देशों ने भारत से बेहतर स्कोर किया है। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के लिए चुनौतियां कौन सी हैं? तो विद्वानों को स्वतंत्रता। भारत विद्वानों को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विवादास्पद विषयों पर अपने जीवन, अध्ययन या पेशे के डर के बिना चर्चा करने के लिए वांछित स्वतंत्रता प्रदान करने में विफल रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप। देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों ही मुद्दों पर सरकार के अवांछित हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। अधिकांश नियुक्तियों में विशेष रूप से शीर्ष पदों के लिए जैसे कि कुलपति और कुलसचिव का अत्यधिक राजनीतिकरण किया गया है। भ्रष्ट आचरण। राजनीतिक नियुक्तियां न केवल शैक्षणिक तथा रचनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि लाइसेंसिंग और मान्यता सहित भ्रष्ट प्रथाओं को भी जन्म देती है। विश्वविद्यालयों की नौकरशाही। वर्तमान में कई शैक्षणिक संस्थान नियामक संस्थाएं केंद्रीय और राज्य स्तरों पर नौकरशाहों के नेतृत्व में है। भाई भतीजावाद। स्टाफ की नियुक्तियों और छात्रों के प्रवेश में पक्षपात तथा भाई भतीजावाद का बोलबाला है। यह शैक्षणिक परिसर के भीतर किराया प्राप्त करने के संस्कृति को दर्शाता है। किराए पर लेने की मांग एक आर्थिक अवधारणा है जो तब होती है जब कोई संस्था उत्पादकता के किसी भी पारस्परिक योगदान के बिना अतिरिक्त धन प्राप्त करना चाहता है। आमतौर पर यह सरकार द्वारा वित्त पोषित सामाजिक सेवाओं और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के चारों ओर घूमती है। नई शिक्षा नीति को लागू करना 2020 में क्या कहा गया? तो नई शिक्षा नीति 2020 का दावा है कि यह रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच के सिद्धांतों पर आधारित है तथा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को लागू करती है जो राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त है। इस नीति में कहा गया है कि संकाय को पाठ्यपुस्तक और पठन सामग्री चयन, कार्य और आकलन सहित अनुमोदित ढांचे के भीतर अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण को डिजाइन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। यह एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, एक मेरिट आधारित और सहकर्मी समीक्षा शोध निधि का गठन करने का भी सुझाव देता है, जिसे सरकार से स्वतंत्र एक रोटेशनल बोर्ड द्वारा शासित किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षाविदों को शासन की शक्तियां देकर शिक्षा प्रणाली का विनौकरशाहीकरण करना है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने प्रशासन को बोर्ड को सौंपने के लिए शिक्षाविदों को शामिल करके स्वायत्तता देने की बात करता है। वन रैंक वन पेंशन क्या है? वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP का अर्थ है कि सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त हो रहे सशस्त्र सैन्य कर्मियों को एक समान पेंशन दी जाएगी। इस तरह से वन रैंक वन पेंशन का मतलब आवधिक अंतरालों पर वर्तमान और पिछले सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को कम करना है, जबकि इससे पूर्व की व्यवस्था में जो सैनिक जितनी देरी से सेवानिवृत्त होता था उसे पहले सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों की तुलना में अधिक पेंशन प्राप्त होती थी, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन पर निर्भर करती है और समय समय पर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती रहती है। इस तरह 1995 में सेवानिवृत्त होने वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल को 2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले एक कर्नल की तुलना में कम पेंशन प्राप्त होती थी। एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी स्माइल करे
तो जीतने वाले अपनी जीत की खुशी भी खो देते। फ्रेंड्स, कभी भी हमें किसी भी सिचुएशन में नर्वस नहीं होना चाहिए। हम हार जाएं लेकिन फिर भी हमारे होठों पर हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक हंसी किसी के लिए इतना बड़ा दुख बन जाती है कि वह कभी जीत कर भी आपकी खुशी देखकर हार जाता है। हालांकि हमारा मकसद यह नहीं होना चाहिए कि हमारी खुशी से किसी को दुख हो। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमारी खुशी देखकर हर कोई खुश हो, हमारे चेहरे पर स्माइल देखकर दूसरा भी स्माइल करे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।